आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल और भारत के संबंधों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल था ये, इंडियन एक्सप्रेस का, द हिंदू का, दोनों को कंबाइन करके मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार भारत और नेपाल के जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं वो क्या है। तो जो यूनिलेटरल एक्शन है, ये जयशंकर ने बोला था। एक्चुअली क्या हुआ कि 100 रुपए का नोट था नेपाल का। अब जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं भारत और नेपाल के बीच, वो इस 100 रुपए के नोट में दिखा दी। जब ऐसा हुआ तो दिमाग खराब तो होना लाजमी है। तो ऐसा कैसे? तो फिर भारत ने इस पर आपत्ति जताई, राइट। तो ये पूरा का पूरा मामला था। अब उसके बाद जयशंकर ने ही बोला कि देखिए, नाम बदलने से, मैप दिखाने से कुछ नहीं होता, ग्राउंड रियलिटी है जो है, ये हमको समझना पड़ेगा। लेकिन आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, हमारी वेबसाइट लॉन्च हो गई है, तो कल तक, मतलब परसों तक 2 दिन स्टडी ग्लोस कूपन कोड यूज करिए। सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है, लॉन्चिंग ऑफर है ये। अब आप वेबसाइट जो है, मतलब आप इसको देख सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख सकते हैं। आप अकाउंट बनाना पड़ेगा सबसे, आपको स्टडी ग्लोस की वेबसाइट पे लॉगिन कर लीजिए। मेल आईडी पे आपको ओटीपी जाएगा। करेंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स पर बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। तो अगर आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की, या नहीं भी कर रहा है, तो करंट अफेयर्स सेक्शन में जरूर जाए, आप डेली अपडेट रहेंगे, ठीक है। तो नेपाल के कैबिनेट ने यही मैप जो है वो निकाला, और उसके बाद फिर भारत का दिमाग खराब हुआ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी, ये इंडिया नेपाल, मतलब ये जो उत्तराखंड के ट्राई जंक्शन में आता है, इसको नेपाल का पार्ट कैसे दिखा सकते हैं। तो उसके बाद बड़ा इस पे बवाल हुआ। भारत ने बोला था तो बहुत ही गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल की पार्लियामेंट ने इसको 4 साल पहले अडॉप्ट कर लिया। भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, भाई बाय बाय बाय। हमारी गोरखा रेजिमेंट है, नेपाल से बहुत भाई बहन आते हैं, बहुत योगदान है नेपालियों का हमारे लिए। हम बहुत उनकी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं नेपाल। और आपको बता दूं कि हिंदू राष्ट्र नेपाल है। यस, भारत तो है ही है, नेपाल ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र है। पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल, आहा क्या खूबसूरत है नेपाल। भूटान, नेपाल, ये सब भारत के छोटे भाई हैं। भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हर तरीके से भारत नेपाल की मदद करता है। इस तरीके की खटास का क्या ही मतलब है। लेकिन जब से नेपाल में डेमोक्रेसी आई है, तब से चाइना का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो गया है। प्रधानमंत्री भारत और नेपाल दोनों ने ही बोला कि हम बाउंड्री इश्यूज को जितने भी है डिप्लोमेटिक चैनल से सॉल्व करेंगे। लेकिन जो 4 मई को डिसीजन था, उसने भारत को बिल्कुल गुस्से में दिलाया। बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है। आप ये समझिए कि हम ऑलरेडी डिस्कशन में हैं, और यहां ऐसा लग रहा है कि काठमांडू जो है वो अभी जो प्रोसेस हो रहा है उसे हैप्पी नहीं है। मतलब दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल कि ऑलरेडी हम चीजें कर रहे हैं और आपने कैसे ये कर दिया। अब आपको इतिहास जानना होगा। जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जब तक आप इसको इतिहास नहीं जानेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ट्रीटी ऑफ सुगौली, देखो हुआ क्या कि जो नेपाल है, गोरखास बड़े शक्तिशाली, बहुत बहादुर। उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, कुछ एरिया नेपाल, पूरा ये नेपाल बनाता था, ठीक है। इनके पास था, गोरखास के पास। लेकिन ब्रिटिशर जो थे, ब्रिटिशर को ये पता था कि भाई देखो, हमको करना है बिजनेस, और बिजनेस करने के लिए जो एरियाज इनके पास है वो हमको चाहिए। तो एंग्लो नेपाल वॉर हुई 1814 से लेकर 1816 तक, और ट्रीटी ऑफ सगौली, जो कि चंपारण के पास आता है, सगौली, ट्रीटी ऑफ सगौली जो है वो साइन हुई। आज का जो नेपाल है वो ट्रीटी ऑफ सगौली में बना, क्योंकि इसमें ब्रिटिशर जीत गए। नेपाल बड़ी बहादुरी से लड़ा गोरखास, बट नहीं जीत पाए वो। तो क्योंकि ब्रिटिशर जीत गए तो उनका अपर हैंड था, तो बहुत सारे एरिया, उत्तराखंड, सिक्किम, वो सब इनसे ले लिए, और ट्रीटी ऑफ सगौली जो है वो साइन किया। और आर्टिकल 5 में बोला कि बेटा देखो, काली रिवर जो है, काली रिवर के उधर वाला एरिया है किसका? हमारा। और यही ट्रीटी ऑफ सगौली जो है, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे ये है नेपाल, है ना, ये है नेपाल, इधर साइड है उत्तराखंड, है ना, भारत ऐसे आता है ना, ये है नेपाल, इधर साइड है उत्तराखंड, ये मेची रिवर है। तो ये वाला एरिया हुआ वेस्ट, ईस्ट वाला एरिया, और ये वेस्ट में यहां है काली रिवर। यानी कि नदी जो है वो तुम्हारा बॉर्डर है,
ये जो नदी यहां से निकल रही है ये तुम्हारा बॉर्डर है। अब इसकी 3 शाखाएं निकलती है काली रिवर की। ये है लिम्पियाधुरा, इसको मैं सही से बना देता हूं। जैसे ये नेपाल है, ठीक है, ये काली रिवर है, ये वाला, ये है यहां पे लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी, मतलब ये लिपुलेख, ये काला पानी। अब यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे नेपाल कहता है कि जो हमारी नदी है काली नदी का जो उद्गम होता है वो लिम्पियाधुरा से होता है, यानी कि ये वाला एरिया जो है वो भी हमारा है। भारत कहता है कि जो नदी का उद्गम है वो लिपुलेख से होता है, यानी कि ये वाला एरिया हमारा है। तो ये पूरा डिस्प्यूट है, आप समझ रहे हो, ये नेपाल और भारत के बीच में पूरा डिस्प्यूट है। ये मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया। इसी वाले एरिया को नेपाल ने अपने मैप में शामिल कर लिया। बुद्धि नारायण श्रेष्ठ ये एक्सपर्ट है बाउंड्रीज पे। इन्होंने बोला उस समय 1819, 1821, 1827 और 1856 में ब्रिटिश सर्वेयर जनरल ने मैप इशू किए। उसने क्या बताया कि जो काली रिवर है वो लिम्पियाधुरा से ओरिजिनेट हो रही है, समझ रहे हो, यानी कि वो इधर वाले एरिया से। उसके बाद जो अगला मैप पब्लिश हुआ 1879 में, उसने बोला कुती यांगती जो है वो लोकल लैंग्वेज में इस नदी को बोला जाता है। मैप जो 1920 और 1921 में पब्लिश हुआ, उसने कुती यांगती को, देखिए आप ध्यान से देखिए, बोला कि देखिए इट इज डिफरेंट फ्रॉम काली। जो नई काली है वो टेंपल साइट से ओरिजिनेट होती है और मेन स्ट्रीम को 1 किलोमीटर दूर ज्वाइन करती है, यानी कि लिपुलेख से वो हो रही है। अब आखिरी मैप जो इशू हुआ 1947 में, उसके बाद फिर ब्रिटिश जो है वो छोड़ के चले गए। उन्होंने बोला कि जो इनिशियल पोजीशन है वो लिम्पियाधुरा से है, काली रिवर की। ये बताते हैं श्रेष्ठा, बुद्धि नारायण श्रेष्ठा, राइट। तो लिम्पियाधुरा ये है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। एक्चुअली ये लिपुलेख, इधर वाला एरिया जो है ना, ये वाला लिपुलेख। तो लिम्पियाधुरा अगर जो है तो ये पूरा का पूरा, नहीं सॉरी, हाँ ये सही, तो मैंने सही तो बोला, ये काला पानी है। ये देखिए, जैसे ये नेपाल है, ये काला पानी है, ये लिम्पियाधुरा है। यहां से नदी जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, ऐसा बोला जाता है, और ये लिपुलेख है, ठीक है। तो ये चीज है। अब जो गांव है यहां पे, गुंजी, नभी, कुटी और काला पानी, इसको तुलसी न्यूरुंग और नाबिधांग बोला जाता है। जब नेपाल सरकार ने यहां पे सेंसस करवाया, ठीक है ना, 1962 में ये पूरे गांव नेपाल के पास थे। 1962 तक लोग यहां पे लैंड रेवेन्यू देते थे काठमांडू को, नेपाली सरकार को। अब उसके बाद सिचुएशन, जैसे ही भारत और चाइना के बीच में वॉर हुआ, सिचुएशन चेंज हो गई 1952 में। विश्वबंधु थापा, जो कि फॉरमर होम मिनिस्टर ऑफ नेपाल थे, वो ये बताते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने किंग महेंद्र ऑफ नेपाल को अप्रोच किया और ये बोला कि वो काला पानी को यूज करना चाहते हैं, जो कि स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है यहां पे, क्योंकि हमारी आर्मी के लिए ये बेस, एज अ बेस ये जो है वो हम यूज करेंगे ताकि हम चाइना को हरा सके। भारत और नेपाल ने इस पे बात करनी शुरू की। बहुत सारी पर्सनालिटीज यहां पे आई, बात की, इन्होंने नेपाल को रिप्रेजेंट किया, बायलेटरल टॉक्स की। प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल, इंदर कुमार गुजराल, 1997 से लेकर 1998 तक इन्होंने बोला कि हम इस एरिया को दे देंगे अगर नेपाल एविडेंस दे दे। नेपाल को सबूत देने की जरूरत है। अगर नेपाल ने सबूत दे दिया तो हम जो एरिया है हम गिव अप कर देंगे। अभी भारत का ही कंट्रोल है इन एरियाज पे। जुलाई 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने नेपाल के पीएम जीपी कोइराला को यह बोला कि भारत का कोई इंटरेस्ट नहीं है नेपाली टेरिटरी में। हालांकि जो बातें हो रही थी वो अभी आगे नहीं गई। मैंने क्या बताया, भारत के संबंध नेपाल और पाकिस्तान और चाइना की तरह तो है नहीं, नेपाल से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। तो इसीलिए इस अच्छे संबंधों से हमने ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है ना, क्योंकि बॉर्डर खाली नाम मात्र के हैं, लेकिन हाल में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। यही दिक्कत 2015 में भी बहुत ज्यादा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सबसे पहले नेपाल गए, ठीक है। अब उसमें यह था कि भाई ये बहुत समय से ये प्रॉब्लम जो है वो चल रही है, अब मोदी जी आए हैं तो इसका समाधान निकालेंगे। उसके बाद ये, और सुशील प्रसाद कोइराला, नेपाल के उस समय प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, लड़ाई माफ करो, एक बाउंड्री वर्किंग ग्रुप बना देते हैं, सबसे बेस्ट। अब ये बाउंड्री वर्किंग ग्रुप करता क्या है, रिकॉर्ड्स खंगालेगा, एविडेंस देगा। इधर भारत के भी लोग होंगे, भारत के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, नेपाल के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और एक
म्यूचुअल एग्रीमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, सेटलमेंट जो है वो हम करवाएंगे बॉर्डर पे, ठीक है ना, स्पेशली कालापनी और शुष्टा, जो कि 145 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो कि भारत में इस समय आता है, ठीक है। अब देखिए नदियां जो है वो अपना कोर्स चेंज करती रहती है। अब हुआ क्या कि जो नदी ने अपना कोर्स, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये है, मैं मेरा पर्सनल अगर आप ओपिनियन लें तो मैं ये जो ज्योग्राफिक पॉइंट्स है ना, इनको कभी भी मैप नहीं बनाना चाहिए। आप लाइन खींच दो, बाउंड्री खींच दो, नदियों को अगर आप बाउंड्री बना रहे तो नदी तो अपना कोर्स चेंज कर लेंगी। जो नदी पहले बहती थी आज थोड़ी ना तो बाउंड्री मान लीजिए, अब जैसे दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता है, कोसी को सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। क्यों? क्योंकि नदी जो है वो अपना कोर्स बदल लेती है। खटिया पे आदमी सो रहा है, नीचे नदी पे, नीचे से नदी बहने लगेगी, क्या कर सकते हो आप? नदियां तो कोर्स बदल लेती है। तो फिर अगर नदियां कोर्स अपना बदलेंगी, रास्ता बदलेंगी, तो बाउंड्री भी घटेगी या बढ़ेगी? तो यही यहां पे नेपाल की बाउंड्री के साथ भी हो, क्योंकि गंडक ने अपना रिवर कोर्स जो है वो चेंज कर लिया। तो फिर नेपाल ने कहा कि भाई अब तो नई बाउंड्री पे बात होनी चाहिए। भारत ने भी यही बोला। 3 जून को आखिरी साल, ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पिछले साल जब भारत का दौरा किया था, उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने बोला है कि बाउंड्री जो आपका रेजोल्यूशन है उसको जल्द से जल्द जो है वो हम इसको काम करेंगे। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, विजिट हो गई अभी तक नहीं आया। तो कहीं ना कहीं भारत और नेपाल के बीच में अब दिमाग खराब, नेपाल का दिमाग खराब होने लगा कि भारत ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। अब प्रॉब्लम, फ्रिक्शन, भारत के रिलेशंस ऐसे रहे हैं नेपाल के साथ, कभी हाई कभी लो, कभी हां कभी ना, दीवाना, ऐसे शाहरुख खान की तरह मूवी नहीं थी कभी ना, वैसे ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है भाई देखो, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे इस समय वो जा रहे हैं, बोलते हैं कि भैया हमारा पड़ोसी महान और हमको उसी के साथ काम करना है, चाणक्य नीति। हाईली सक्सेसफुल 2014 में गजब की विजिट हुई। रिलेशनशिप जो है 2015 में सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन उसके बाद देखिए 2015 में ब्लॉकेड लगाया था नेपाल पे, रोडें जाती हैं नेपाल तक, सारी सप्लाई भारत से, चाइना सप्लाई कर ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पे 1 किलो आलू मान लीजिए भारत में 30 रुपए किलो है, उत्तराखंड से, बिहार से आसानी से आप नेपाल जा सकते हो, 10 रुपए बढ़ जाएगा, है ना, 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो नेपाल में बिकेगा। लेकिन अगर आप चाइना साइड से 40 रुपए का 1 किलो आलू ले जाओ तो वो नेपाल में 250 रुपए किलो बिकेगा, क्योंकि बहुत लंबा तय करके जाना है, रास्ता तय करके जाना। तो नेपाल की इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऐसी है, ज्योग्राफी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को डिफाइन करती है। तो नेपाल की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो अगर चाइना के साथ जाएगा तो नेपाल खत्म है, बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। भारत ने 2015 में ब्लॉकेड लगाया था, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया था, ठीक है ना, मलेशिया इशू याद होगा आपको। इसमें मैं नहीं जाऊंगा वरना फिर वो टॉपिक अलग हो जाएगा, उस चीज को अभी हम बात नहीं करेंगे। आप, मैंने उसमें कई लेक्चर बना, देखिएगा उसको। तो यहां पे भारत पहली बार बोला कि अरे हमारे संविधान में भारत इंटरफेरेंस कर रहा है। नेपाल ने बोला कि हमारे संविधान को भारत जो है वो बदलना चाह रहा है, अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगाया है। तो उस समय भारत के खिलाफ बड़ी नफरत नेपाल में जो है वो पैदा हुई। 2016 में ओली जो है वो बीजिंग चले गए, भारत को और दिमाग खराब। ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन पे एग्रीमेंट करने चाइना चले गए। 3 साल बाद एक प्रोटोकॉल चाइना के साथ कंक्लूड हुआ, 4 सी पोर्ट और 3 लैंड पोर्ट्स जो है चाइना जो है उनका एक्सेस नेपाल को देगा। फिर भी महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। फरवरी 2018 में जो ओली, केपी ओली, कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन, वो प्रधानमंत्री के रूप में वापस आए और नया संविधान, देखिए नेपाल में कई बार संविधान बदला जा चुका, बहुत बार, जब से इनकी डेमोक्रेसी आई 2007 के बाद से। 2020 में इन्होंने बोला कि नेपाल का जो नया मैप है उसमें 372 स्क्वायर किलोमीटर का उत्तराखंड हमारा है और हम वापस लेके आएंगे। अब आप एक बात बताइए, मॉडर्न समय में अगर आपको कोई एरिया वापस लेना है तो 2 तरीके हैं। एक तो जो देश के पास वो एरिया वो ऐसे ही आपको गिफ्ट के तौर पे दे दो, दूसरा आप लड़के ले लो। नेपाल लड़ेगा हमसे, भाई भाई में झगड़ा होगा, वैसे भी ऐसा हो नहीं सकता, कोई एरिया वापस नहीं आएगा। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर 2017 में नेपाल गए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की। ये सब क्यों हुआ? भारत को गुस्सा दिलाने के लिए।
$32 मिलियन का एड मिलिट्री ग्रांट जो है वो नेपाल को दिया गया, चाइना ने ये कहा। 2019 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग काठमांडू विजिट किए। एनुअल डेवलपमेंट असिस्टेंस $120 मिलियन जो है वो दिया गया। चाइना को बहुत सारे पैसे, चाइना नेपाल को ढेरों पैसे जो है वो दे रहा है, ठीक है। क्यों? 2015-16 में जो ब्लॉकेड बाद में हटा, लेकिन नेपाल का दिमाग उस समय खराब हो गया। भारत ने बिल्कुल सही किया ब्लॉकेड लगा के, है ना, लेकिन नेपाल ने कहा कि ऐसे तो चलेगा नहीं, अब देखो हम ऐसी की तैसी करते हैं। भारत ने उस समय कार्टोग्राफिक एग्रेशन को अनएक्सेप्टेबल समझा। कार्टोग्राफर क्या होते हैं? जो मैप बनाते हैं। तो मैप में एग्रेशन, वाह, जैसे चाइना भी इस पॉलिसी पे जा रहा है, लेकिन बोला कि देखो इशू जो है बातचीत से ही सॉल्व करेंगे, आ जाओ बेटा बैठ के बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अब जो कैबिनेट का डिसीजन है नया ₹100 का नोट प्रिंट करने का, वो इन्हीं ओली की ही देन है और चाइना की देन है। उधर चाइना नॉर्थ ईस्ट पे प्रॉब्लम, मैप, नया कार्टोग्राफिक एग्रेशन। अब टाइमिंग देखिए, इधर नेपाल ने दिखा दिया कि भैया देखो ये मैप में हम, एस जयशंकर ने बोला है, सबने, राजनाथ सिंह ने बोला है कि भाई नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों ये डेंजरस है ना। इससे ये पता लगता है कि देश के रिश्ते कैसे हैं। अब जो केपी ओली का, क्योंकि अभी तो कोलिशन सरकार है, वहां पे मैनिफेस्टो है, उन्होंने बोला कि ये सारे के सारे एरिया नेपाल में वापस आएंगे, ठीक है ना। बॉर्डर एनरोचमेंट वाला जो इशू है ये हम वापस लेंगे चाहे जो भी हो जाए, ये सारी बातें बोली हैं। अब देखिए 2020 से 2024 काफी डिफरेंस है। जो 4 साल पहले हालात थे, क्योंकि उस समय पार्लियामेंट में नया मैप एडॉप्ट किया था बट कंसेंसस नहीं था, सबसे बड़ी बात है। नेपाल में बहुत सारी पार्टीज है बट देयर वाज नो कंसेंसस, एक ने बोला दूसरा नहीं मानेगा। लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंसेंसस से ये एडॉप्ट हुआ है। जो यूएमएल और प्रचंड की सीपीएन माओइस्ट है, इन्होंने बोला कि क्या दिक्कत, नेपाली कांग्रेस हम साथ हैं, इस बार हम साथ में तुम्हारे साथ आएंगे। डेंजरस। इकोनॉमिक एडवाइजर जो प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडल के हैं, चिरंजीवी नेपाल, वो और फॉर्मर गवर्नर रहे हैं, उन्होंने बोला कि ये बहुत ही खराब डिसीजन है। आप भारत के साथ इस तरीके का व्यवहार करोगे, उस भारत के साथ जिसने आपने इतनी मदद की, ये बहुत ही अनवाइज है, विजडम, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। ये नेपाल के इकोनॉमिक एडवाइजर प्रेसिडेंट की बोल रहे हैं, और ये हाईली प्रोवोकेटिव है। जो आम नेपाली है वो इस व्यू को शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई बात करो, तुम पराये के चक्कर में अपनों से दूर हो रहे हो, तुमको पता है इसका मतलब। सरकार जो है वो बोलती है कि ना 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 ना, हम चाइना से रोड बनाएंगे ना, क्या ही दिक्कत है, ब्लॉकेड है बट हम चाइना से रोड बनाएंगे, प्रॉब्लम थोड़ी ना है। नेपाल में 1960s में ही अपने चाइना के साथ अपने बॉर्डर इश्यूज जो है वो सॉल्व कर लिए थे। पहली बात तो चाइना के साथ बॉर्डर लगता ही नहीं था, तिब्बत के साथ लगता था, तो चाइना ने तिब्बत को कब्जे में लिया। नेपाल को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे तक आ जाए, तो फिर नेपाल ने इसको सॉल्व किया, ठीक है ना, ताकि फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन जो है वो ना हो। अब एग्रीमेंट जो है भारत के साथ तो अभी तक रिजॉल्व हुए नहीं है, एक टाइम फ्रेम जो है वो दिया जाता रहा है, लेकिन दिक्कतें हैं। तो दोस्तों ये इतना आसान नहीं होने वाला है जितना आपको कागजों पे लग रहा है। हम यही चाहेंगे कि नेपाल और भारत के रिलेशंस अच्छे हों। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारी वेबसाइट पे जाएं, कोर्स को अवेल करें अपना अकाउंट बना के। थैंक यू सो मच।